ड्रामा की शुरुआत में हमें बताया जाता है कोरिया में पहले बहुत से राजाओं का रूल होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करती है और राजा लोग अब एक एलिट ग्रुप में आते हैं जो बहुत अमीर होते हैं और नोबल मैन कहलाए जाते हैं। हमें एक रॉयल एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ सभी 2009 का रिजल्ट देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम मोंगसुंग है वो अपना रिजल्ट देखकर इरिटेट होते हुए कहता है वो लड़की फिर से फर्स्ट आ गई। तभी हमारे ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस सोंग ही जुन की एंट्री होती है जो कि मोंगसुंग से कहती है तू तो मुझे हराने वाला था, खुद ही हार गया। मोंगसुंग भी उससे कहता है लगता है तू मुझसे इतना डर गई कि तू इतनी मेहनत करने लग गई। हीजुन कहते इसमें मेहनत करने जैसी क्या चीज थी, मैंने तो तुझे बिना एफर्ट्स के ही हरा दिया, थोड़ी बहुत मेहनत कर लिया कर, मुझे तुझे बिना मेहनत के हराने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। मोंगसुंग गुस्से में बोलता है औकात में रहकर बात किया कर, तू हम में से एक नहीं है, तू अपनी हद में रह। हीजुन भी कहती है मुंह संभाल के बात कर, ऐसा पिटेगा ना। फिर उसकी यूनिफॉर्म ठीक करते हुए कहती है पहले तो यूनिफॉर्म पहनना सीख ले फिर बनना नोबल मैन। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा सीन हमें प्रिंसिपल के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल यूजिन से पूछता है तुम्हें पता है ये स्कूल राजा जी ने क्यों बनाया था। हीजुन बोलती है ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तभी प्रिंसिपल बोलता है वो तो है। अपने पास रखा हुआ एंटिक कटोरी टाइप उठाता है और पूछता है तुम्हें पता है ये किसने इन्वेंट किया था। वो एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोलता है वो बहुत ब्रिलियंट दिमाग वाला था, पर पता नहीं वो एक वैश्या का बेटा था, और वो कटोरी हीजुन को दे देता है। हीजुन गुस्से से ऑफिस से निकलती है और वो एक कटोरी फाउंटेन में फेंक देती है। प्रिंसिपल ने उसे ऐसा क्यों कहा था ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। नेक्स्ट सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ हीजुन कासल ब्यूटी नाम की कंपनी की सीईओ होती है। वो अपने एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करती है। वो उन सब पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि इस क्वार्टर की सेल उनकी कम हो गई थी उनके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। उसका मैनेजर कहता है मैम हम अभी भी उनसे आगे हैं, उन्होंने बहुत सी चीप ट्रिक यूज करके जैसे 50% डिस्काउंट, सेलिब्रिटीज के साथ मार्केटिंग। तभी हीजुन भी उन्हें कुछ आइडिया देती है और कहती है तुम अपने सेल्स का वॉल्यूम कम कर दो ताकि लोग प्रोडक्ट सोल्ड आउट होने के डर से जल्दी खरीदे और जिससे उनकी सेल भी बढ़ जाए। तभी मैनेजर कहता है इससे तो मैम आपका नुकसान हो जाएगा। हीजुन कहती है ये पैसे मेरे हैं और मुझे पता है मुझे उनका क्या करना है। हीजुन की सेक्रेटरी आती है और बोलती है राजा जी के बर्थडे पार्टी में जाना है। हीजुन गुस्से में कहती है अभी मुझे कुछ और काम भी था, ये राजा को भी क्या आज ही पैदा होना था। तभी उसे एक आइडिया आता है और बोलती है मैं पार्टी में जा रही हूँ और तुम सबके लिए एक सरप्राइज है, तुम मन लगा के काम करना। तो उसके सभी स्टाफ वाले करते हैं लेकिन हमें करना क्या है मैम। वो बोलती है मुझ पे आर्टिकल्स लिखो, मेरी सारे वीडियोस और फोटोज सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल कर दो, हर तरफ मेरा नाम और मेरी कंपनी का नाम होना चाहिए जैसे राजा जी ने कासल ग्रुप के वारिस को स्पेशली बुलाया हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। कार में उसकी सेक्रेटरी बोलती है क्या तुम सच में वारिस हो, हीजुन हो भी सकती हो और नहीं भी। सेक्रेटरी बोलती है तो तुमने ऐसा क्यों बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें फायदा तो हमारा ही है, तुम सभी आर्टिकल्स और वीडियोस पे ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन हमें महल के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंड प्रिंस इयान अभी शिकार से लौटकर फ्रेश होने गया था। बाहर कोर्ट लेडी उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी इयान का सेक्रेटरी आता है और वो कहता है मैं उन्हें लेके आता हूँ, आप चाहिए। तभी प्रिंस उसे अंदर बुलाता है और वो सीधा अंदर जाकर बोलता है क्या आपने उनके लिए कोई गिफ्ट लिया है। तो प्रिंस बोलता है मैं सुबह से शिकार में बिजी हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, अब मुझे बस थोड़ा सा आराम करना है। सेक्रेटरी बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको तो अभी पार्टी में होना चाहिए, आप तो ऑलरेडी लेट हो, आपको तो आज शिकार पे जाना ही नहीं चाहिए। इयान फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पैलेस में पार्टी स्टार्ट हो गई थी, सभी लोग वहाँ आते हैं। नोबल लोग फॉर्मल और ट्रेडिशनल कपड़ों में वहाँ आते हैं। तभी हीजुन एक रेड कलर की सुपर कार में आती है और रेड ड्रेस पहन के आती है। पैलेस में सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं, वो सबसे अलग लग रही थी उस रेड कलर की ड्रेस में। सब लोग उसी की बातें करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे क्या ये सच में रेड कलर की ड्रेस पहन के आई है, पैलेस में तो सिर्फ लाल रंग का ड्रेस किंग ही पहन सकता है। तभी वो कहते हैं हमें क्या करना, हमें तो बस फोटो लेनी है, और उसकी बहुत सी फोटोज और वीडियोस बनाते हैं। दूसरी तरफ उसकी PR टीम उसकी वीडियोस और फोटोज को वायरल कर देते हैं और जिनसे उनके बहुत से प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं। पार्टी में सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और हीजुन अकेले में ड्रिंक करती है। उसी के पीछे 3 लेडीज उसी की बीचिंग करते हैं। देखो क्या ये वही कासल ग्रुप की दूसरी बेटी है। दूसरी औरत बोलती है क्या खाक दूसरी बेटी है, ये एक नाजायज लड़की है, इसके 10 साल पैदा होने के बाद भी किसी को इसके बारे में नहीं पता था, बाद में इसकी माँ ने कासल ग्रुप के CEO को इसको सौंप दिया। हीजुन ये बात सुनकर ग्लास को टेबल पे तोड़कर उनकी तरफ चेयर करती है। वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हीजुन का भाई वहाँ आता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि
इस साल की सेल उसकी कम हो गई है। हेजुन कहती है तुम अपनी कंपनी पे ध्यान रखा करो, मेरी कंपनी पे नहीं, मैं फिर भी तुमसे आगे हूँ। उसका भाई बोलता है लोग सही कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल सकती, रहोगी तो तुम वही ना। हेजुन चिढ़कर बोलती है कितना भौंकते हो तुम, टाई की जगह एक पट्टा बांध लेते ना, और ये बोल के टाई टाइट कर देती है जिससे उसके गले में फंदा लग जाता है। तभी वहाँ दो लेडीज आती है और सबको अंदर बुलाती है डिनर करने के लिए। हेजुन और उसका भाई अंदर चले जाते हैं और लास्ट वाली रो में बैठ। हेजुन का भाई बोलता है हम अभी तक इसका वेट कर रहे हैं। हेजुन बोलती है इयान का की सीट अभी तक खाली थी। उसके बगल में 8 साल का बच्चा जो कि राजा था और उसके बगल में उसकी मम्मी क्वीन मदर बैठी थी। सब उनका ही वेट कर रहे थे। इयान इस कहानी का मेन लीड एक्टर है और वो किंग प्रेजेंटिव है। किंग के बदले सारे डिसीजन वही ले सकता है क्योंकि किंग अभी माइनर है और वो राजा जी का चाचा भी है। उसको आता देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। राजा उसको देखकर खुश हो जाता है। तभी राजा की मम्मी पूछती है तुमने शिकार वाले कपड़े क्यों पहने हैं? उसने कहा ये कपड़े राजा जी ने ही दिए थे, मैंने सोचा उन्हें अच्छा लगेगा। राजा जी से वह पूछता है क्या मैं कैसा लग रहा हूँ मैं? तो राजा बोलता है बहुत अच्छे लग रहे हो चाचा। इयान उसकी मम्मी की तरफ देखकर कहता है आप मुझे बाद में लेक्चर दे देना, मुझे लगता है मुझे बैठना चाहिए ताकि हमारे गेस्ट भी बैठ सके और डिनर एंजॉय कर सके। ये बोलकर वो अपनी सीट में बैठ जाता है और सभी लोग भी डिनर करने लगते हैं और बाहर राजा जी के बर्थडे का सेलिब्रेशन चालू हो जाता है। दूसरी तरफ राजा एक सेरेमनी के अकॉर्डिंग अपनी विशेष एक पेपर में लिखता है जिसमें वो अपनी मम्मी और अपनी चाचों की हेल्थ अच्छी हो ऐसे विश मांगता है और उसकी जनता हमेशा खुश रहे इस तरीके की विश मांगता है। हेजुन एक रॉयल लेक के पास फायरवर्क देख रही हो तभी वहाँ पर इयान आता है और फायरवर्क का प्रोग्राम स्टार्ट करता है। हेजुन इयान को ही देख रही होती है। वहीं पीएम हेजुन को देखकर उसके पास आता है। उसने पिंक कलर के कपड़े पहने थे जिससे हमें पता चलता है ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। हेजुन उसको पिंक कपड़ों की वजह से चिढ़ाती है और पीएम मिन बोलते हैं मैं रॉयल कैबिनेट का पीएम हूँ तो मुझे रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और वो उस ड्रेस देख के बोलता है तुमने ये ड्रेस जानबूझ के पहनी है ना, तुम्हें पता है पैलेस रेड ड्रेस पहनना अलाउड नहीं है। हेजुन कहती है तो क्या हुआ, मैंने कोई लॉ थोड़ना तोड़ा है। मिन कहता है संभल के रहना, कहीं तुम कोई कंट्रोवर्सी में न फंस जाओ। तभी वहाँ इयान का सेक्रेटरी आता है, उसकी कुछ कहता है। उसकी बात सुनकर मिन वहाँ से चला जाता। मिन इयान को ढूंढते हुए उसके पास आता है और बोलता है आप अचानक से गायब कहाँ हो जाते हो? इयान बोलता है तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं कि कहीं कोई मुझे मार ना दे? मिन बोलता है नहीं मुझे आपकी फिक्र नहीं है लेकिन आपकी सेक्रेटरी की है, वो एक दिन आपकी टेंशन में जरूर मर जाएगा। इयान पूछता है तुम शादी कब कर रहे हो? पीएम मिन बोलता है तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मेरी शादी कराकर यहाँ से भगाना चाहते हो? इयान बोलता है इसका उलट ही हो रहा है, मेरी भाभी डेली अलग अलग लड़कियों के रिश्ते लाती है मेरे लिए, मुझे लगता है वो जल्द ही मेरी शादी करा देंगी। ये बात सुनकर मिन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। इयान आगे बोलता है इसलिए आने वाले टाइम में तुम्हारे ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है क्योंकि 8 साल की उम्र में राजा जी अपने फैसले नहीं ले सकते और ना ही कोई मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। मेरी शादी होते ही मुझे पैलेस को छोड़ना पड़ेगा और बाहर से मैं राज्य प्रतिनिधि का काम नहीं कर सकता, इसलिए जो सारे ड्यूटीज मैं करता था जैसे इतने सारे चैरिटी इवेंट, इंटरनेशनल डेलीगेशन को होस्ट करना, कल्चर हेरिटेज को मेंटेन करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विजिट करना और सबसे बोरिंग मिलिट्री सेरेमनी अटेंड करना, ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। मिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकता। इयान कहता है तो फिर मेरी भाभी को रोको, अपना वीटो पावर यूज करो। रॉयल फैमिली एक्ट के अकॉर्डिंग रॉयल कैबिनेट से शादी के लिए मंजूरी चाहिए होती है। जब मेरी भाभी मेरी शादी का प्रस्ताव रखेगी तो तुम अपने वीटो पावर यूज करके मना कर देना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिन बोलता है ये मुझे पहले ही बता देता, फालतू में इतना डरा दिया। हेजुन अपने फोन के नेटवर्क ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुँचती है जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। तभी वहाँ पर इयान आता है और बोलता है कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गई? हेजुन अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करती है। इयान उसके पास आकर बोलता है नाम। हेजुन सॉरी बोलते हुए कहती है वो रास्ता भूल गई। फिर इयान पूछता है नाम और रिश्ता क्या है पैलेस से तुम्हारा? हेजुन अपना नाम बताती है और कहती है मेरा कोई रिश्ता नहीं है पैलेस से। तो इयान बोलता है इस एरिया में रॉयल फैमिली और रॉयल स्टाफ के अलावा किसी का भी आना अलाउड नहीं है, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हेजुन डर के मारे अपना सिर झुका लेती है। इयान कहता है मेरे 3 गिनने तक तुम अगर यहाँ से चली गई तो मैं भूल जाऊंगा तुम यहाँ कभी आई भी थी। हेजुन खुश होकर कहती है सच में? इयान थोड़ा झुककर कहता है इतना तो मैं
अपने जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ। तभी पैलेस की तरफ से एक ब्लास्ट की आवाज आती है। वो हीजुन को वहीं रुकने बोलकर आवाज की तरफ भाग जाता है। अंदर जाकर देखता है सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहाँ आग लगी थी। ये देखकर इयान 3 साल पहले की अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जब ऐसे ही इंसिडेंट में इयान का बड़ा भाई मारा गया था, यानी पुराना राजा, जिससे वो बहुत डर जाता है और छोटे राजा को ढूंढने ही वाला था। तभी वहाँ पर मिन और उसकी भाभी आती है और इयान को बिना सोचे समझे एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, क्या तुम अब एक और राजा की जान लेना चाहते हो? ये सब हीजुन और सभी लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी पीछे से छोटे राजा की आवाज आती है। वो अपनी मम्मी को बुलाता है तो रानी उसके पास जाकर देखती है कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी।